Good morning, everyone. As we told you that we will be coming with a very special series, so we are here. आप लोगों को जो भी हमने प्रॉमिस किया था कि पूरा हम आपको कोर्स करवाएंगे, तो आज से वो जर्नी स्टार्ट होती है. जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे, बीट फॉर CRPC, फॉर CPC, फॉर IPC, ये आपको हर तरह के PCSJ मतलब हर स्टेट के PCSJ में हेल्प करेंगे. MP PCSJ हो, अभी UK PCSJ का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है एंड वेरी सून UP PCSJ विल ऑल्सो बी कमिंग. तो सारे के सारे एग्जाम्स के लिए जो आपकी तैयारी है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, ये इंश्योर हम करवाएंगे. तो इसलिए आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा दैट इज CRPC, विच इज़ वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट इन MP इन एवरी स्टेट PCSJ. ठीक है, तो CRPC को हम स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे कि इसके जो पूरा स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे CRPC पढ़नी चाहिए, कैसे हमें उसको एक एक टॉपिक को जो रेलिवेंट है, ज़्यादा मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है, उनको कैसे पढ़ना है, प्री के लिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक. CRPC जो है आपका, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए जानना, जैसे कि आपकी कोई भी जो कोई भी एक्ट है वो कब इन्फोर्समेंट में आया, उसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, राइट, और कहाँ उसका जो इन्फोर्समेंट है मतलब एप्लीकेबिलिटी का एरिया क्या है. सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर जनरली आस्क्ड इन प्री. ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग ही बेसिक चीज़ों से करनी होगी. हमें कभी कभी लगता है कि पूरा बेयर एक्ट है इतना बड़ा, मतलब देयर आर 484 सेक्शंस, तो ये इतनी बेसिक चीज़ें कोई नहीं पूछेगा, बट यू आर रॉन्ग. कितनी सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में एग्जामिनर मतलब जो क्वेश्चन पेपर जिन्होंने बनाया वो आपको डायरेक्टली थ्रो करते हैं और हम उसको कैच नहीं कर पाते, राइट. तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यहाँ से. देखिए, CRPC जो है दिस इज एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, राइट. बहुत ही बेसिक बात है कि एक्चुअली इसका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं इसे एक्ट नंबर 2. इसका मतलब इतना सा है कि जब 1974 में क्योंकि ये तो हमारा आपका जो टाइम है, ये एक्चुअली CRPC पहले भी थी पर ये दोबारा से जो इनेक्ट की गई है ना, मतलब कंसोलिडेट कर देते हैं, तो वो लॉज आपके हैं. तो 1974 में जो एक्ट पास हुए हैं, ठीक है, मतलब जितने भी एक्ट्स आपके पार्लियामेंट ने पास किए हैं उसमें इसका जो नंबर है, नंबर हर साल के जितने भी एक्ट पास होते हैं उनका एक नंबर होता है. सेकेंड नंबर पे हुआ है, कोई थर्ड नंबर पे हुआ, तो दिस इज द सेकेंड एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1974. दिस इज वॉट इट मीन्स. ठीक है, तो एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 है. उसके बाद हमें देखना है कि ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है. पहले आपको जब आप बेयर एक्ट जो उसके पास पुराने बेयर्स में लिखा होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ JNK, राइट. पर जब से हमारे पास ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, तब से आपकी जो CRPC है वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल हो गई है, राइट. अब पर इसके साथ ही आपका एक्सेप्शन भी है कि ये CRPC नागालैंड पर और ट्राइबल एरियाज पर अप्लाई नहीं होती. देयर आर ओनली फ्यू चैप्टर्स लाइक चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 जो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर अप्लाई होते हैं, बाकी CRPC अप्लाई नहीं होते. पर अगर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे, नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट चाहे, तो इसको अपने स्टेट पे एप्लीकेबल कर सकती है, राइट. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 है क्या. हमें स्टार्टिंग से कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है. उसका सिंपल रीज़न इतना है, जैसे हमने अगर यहाँ पढ़ा चैप्टर 8, 10, 11 हमने अभी पढ़ लिया, दिख रहा है, थोड़ी देर बाद हम इसे भूल जाएंगे. सो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको यहीं पर देखते हुए चले कि व्हाट एक्चुअली चैप्टर 8 टेल्स अस, चैप्टर 10 हमें क्या बताता है, चैप्टर 11 हमें क्या बताता है, राइट. तो चैप्टर 8 इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर.
विच रन्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 106 टू 124, ठीक है। आपको रेंज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कई बार जब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपके माइंड में एक रेंज अच्छे से क्लियर होती है तो आप उस इजीली उसका आंसर कर पाते हैं। तो अगर आपको पता है कि चैप्टर 8 आपका 106 से स्टार्ट होगा, 124 पर खत्म होगा, उसके बाद जो चैप्टर 10 है वो 129 से स्टार्ट हो रहा है, 148 तक जा रहा है। एंड ये बात किसकी करता है? ये बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। फिर चैप्टर 11 है विच टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, राइट। अब आपको तीनों चीजों में क्या सिमिलैरिटीज दिख रही हैं? यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपको होगा कि तीनों ही चैप्टर कुछ ऐसे हैं कि आपको प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में बताएंगे, राइट। आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है कि सीआरपीसी का जो चैप्टर 8, 10 और 11 है, जिसमें आपको पीस मेंटेन करने की बात की गई है, पीस मेंटेन करने के लिए जो सिक्योरिटी ली जाती है, ठीक है, उसकी बात की गई है, या फिर पुलिस के द्वारा जो प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं उसकी बात की गई है। वो सारे हमने नागालैंड पर और ट्राइबल एरियाज पर एप्लीकेबल कर दिए। कब से? फ्रॉम 1 अप्रैल 1974 एंड दिस डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि 1 अप्रैल 1974 को हमारा सीआरपीसी एनफोर्स हुआ था, ठीक है, इस डेट से। तो इसी डेट से आपका चैप्टर 8, 10 और 11 नागालैंड पर एप्लीकेबल हो गया था, और ट्राइबल एरियाज पर भी। पर ये उनको एक लिबर्टी कह लीजिए वहाँ के, क्योंकि वो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पीस के लिए प्रोविज़न तो हमें चाहिए ही थे। यहाँ पर लगभग क्या होता है कि आपका डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, ठीक है, पीस अच्छे से मेंटेन नहीं रहता है, इसीलिए आपका सीआरपीसी का उसी टाइम से एप्लीकेबल हो गया 1 अप्रैल से। पर बाकी के जो प्रोविज़न है उसकी लिबर्टी हमने स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी कि आप अब देखिए, आपको जैसे सुटेबल लगे आप कर लीजिए, आप एक्ट पास कीजिए एंड by that act you can enforce CRPC in your own state as well, ठीक है। तो तीन आपको चैप्टर समझ में आ गए हैं कि चैप्टर 8, 10 और 11 तो एप्लीकेबल होते हैं, पर बाकी CRPC नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर एप्लीकेबल नहीं होते। सो दिस इज द एक्सेप्शन टू दिस थिंग, ठीक है। पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन आने से के बाद जो पहले यहाँ पे JNK भी एक एक्सेप्शन था, वो अब हट चुका है। गॉट इट? चलिए, so this was the basic thing about CRPC. Now we will see the series कि कैसे CRPC को हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें देखिए, मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ मिस कर दी। There are 37 चैप्टर इन CRPC, माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2 शेड्यूल्स है हमारे पास, राइट, एंड 484 सेक्शंस हैं। Okay, there are 37 chapters, 2 schedules and 484 sections, ठीक है। अब ये जो 2 शेड्यूल हैं, पहले शेड्यूल में तो आपका बताया गया है क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, 5-6 आपके तरीकों से क्लासिफाई किया गया। किसको? ऑफेंसेस को। ऑफेंसेस आपके कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, उसे ट्राई कौन सी कोड करेगी। तो ये सब चीज़ें आपके फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। और सेकंड शेड्यूल में आपको दी गए हैं फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स किस तरह के? जैसे कि आपका समन किस फॉर्म में होगा, वारंट किस फॉर्म में होगा, तो ये कुछ बेल, बॉन्ड, इनके जो किस तरीके से बनाए जाएंगे, एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी, तो ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ CRPC। तो देयर आर ओनली 2 शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट फॉर्म्स, ठीक है। और 484 सेक्शंस जो हैं और 37 चैप्टर्स जो हैं, इन्हें हमें क्या सेक्शन नंबर 1 से बिगिन करना है और सेक्शन नंबर 484 तक जाना है? इज इट सो? नो। जब भी हम कोई मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और हमेशा के लिए हमारे माइंड में यह स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको वही टेक्निक हम बताएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब आप मुझे बताइए कि CRPC, एज यू ऑल नो, दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ। व्हाट इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। अब प्रोसीजरल लॉ कब फोर्स में आएगा? ऑब्वियसली ये वर्क करता है सब्सटेंटिव लॉज के साथ साथ। जो CRPC है आपका,
वो किसके साथ वर्क करेगा? इट विल वर्क विद आईपीसी, ठीक है, क्योंकि आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ है। अब जब आईपीसी में कोई भी ऑफेंस अगर किसी ने किया है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज डन द ऑफेंस ऑफ मर्डर, ठीक है, तो क्या सपोज ए इज द पर्सन हु हैज कमिटेड मर्डर ऑफ बी, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा कि सीधा पुलिस इसको पकड़ेगी, जेल में डाल देगी विदाउट एनी प्रोसीजर, ठीक है, बिना इसको ट्राई करे क्या इसको सीधा कन्विक्ट कर दिया जाएगा? ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। हमें पता है कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसका प्रॉपर ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि क्या इस पर्सन ने ऑफेंस किया है या नहीं किया, राइट। तो अभी हमें यही समझना है कि जब एक ऑफेंस होता है तो कैसे सीआरपीसी वर्क करता है, दिस इज ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक ऑफेंस जब होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन किन किन तरीकों से जा सकती है। सबसे पहले तो ये देखना होगा इंफॉर्मेशन से पहले भी कि ऑफेंस किस नेचर का है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है, बेलेबल, नॉन बेलेबल, तो वो हमें बताएगा फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो वो वहां से देखने के बाद पता चल गया कि ऑफेंस किस नेचर का है। उसकी इंफॉर्मेशन जो देनी होती है ऑफेंस की जो इंफॉर्मेशन देनी होती है वो आपकी किन किन तरीकों से दी जा सकती है। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस है किस नेचर का। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एफआईआर के थ्रू भी दी जा सकती है, जिसको हम कॉमनली हम यूज करते हैं टर्म एफआईआर, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लेंट करके भी दी जा सकती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन मतलब मजिस्ट्रेट उसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है, राइट। तो 3 तरीके आपको देखने को मिले कि किन किन तरीकों से ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आप तक मतलब मजिस्ट्रेट तक पहुंच सकती है, ठीक है। अब हम एफआईआर की बात कर रहे हैं, जब हम कंप्लेंट की बात कर रहे हैं या फिर सुओ मोटो कॉग्निजेंस की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इन तीनों में जो ट्रायल होगा क्या वो सेम रहेगा, ठीक है, या फिर इसका कॉग्निजेंस का जो लेने का तरीका है क्या वो सेम रहेगा, जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो क्या सेम रहेगी, इंक्वायरी कैसे होगी। सो ये सब चीज़ें हमें जाननी होती हैं आपकी मतलब जो हम सीआरपीसी पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो जब हम एफआईआर की बात कर रहे हैं, एफआईआर आपको पता है कि सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर की जा सकती है, ठीक है, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर की जा सकती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके लिए आपको सेक्शन नंबर 155 में एनसीआर लिखवाना होगा, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट, ठीक है। तो एनसीआर उसे हम कहते हैं, ठीक है। पर जो कंप्लेंट है डियर, जो कंप्लेंट है वो आपकी कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल दोनों के लिए की जा सकती है, ठीक है। और सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी किसी भी तरह से मतलब कॉग्निजेबल के लिए भी और नॉन कॉग्निजेबल दोनों के लिए ली जा सकती है। गॉट इट। तो आपको अब इतना बात समझ में आ गया, पर ये हमने बहुत ही जनरल बात पढ़ी है। अब सीआरपीसी में इसका कौन सा चैप्टर है जो इनसे डील करता है, कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सब भी हमें देखना होगा, ठीक है। जब हम एफआईआर की बात करते हैं या कंप्लेंट की बात करते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग जब आप सीआरपीसी पढ़ रहे होंगे तो वहां डेफिनेशंस आएंगी बहुत सारी, ठीक है। मतलब डेफिनेशन किस चीज की, जैसे बेलेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, बेलेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 2A में, ठीक है। प्लस इसके साथ ही नॉन बेलेबल भी डिफाइन किया गया है, राइट। सिमिलरली जब हम कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल की बात कर रहे हैं तो कॉग्निजेबल आपको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है 2C में देखने को मिलेगा। कंप्लेंट अभी हमने देखा कंप्लेंट, तो कंप्लेंट 2D में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये सब चीज़ें भी साथ साथ पढ़नी होगी, राइट। नॉन कॉग्निजेबल
ऑफेंसेस की हमने बात करी तो दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L, ठीक है। तो ये चीज आपको साथ साथ लेकर चलना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आपका आता है, जब हम ये पूरा कर लेंगे देन हमें पढ़ना होगा, ऑफेंस हो गया, ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आपने दे दी, देन यू हैव टू नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेज विच इज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जब मैं यहाँ टर्म लिखती हूँ इन्वेस्टिगेशन, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड कहाँ है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। इन्वेस्टिगेशन कौन परफॉर्म करता है? इन्वेस्टिगेशन इज परफॉर्म बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। याद रखिएगा, पुलिस ऑफिसर इसको परफॉर्म करता है, ना कि मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कंडक्ट करवाते हैं। गॉट इट? इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल टर्म्स में डिफाइन हो गया अंडर सेक्शन 2H, पर साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस आपके कहाँ पर दिए गए हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है दे आर गिवन अंडर चैप्टर 12 विच रन्स फ्रॉम 554 टू 176, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका चैप्टर 12 बात करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। बहुत सारे प्री के और मेंस के क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। गॉट इट? चलिए, तो इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग ये तो आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे ही, तो आपको इतना नॉलेज होने के बाद, अच्छा मैंने आपको एक अरेस्ट के और उसके प्रोविज़न भी बताए थे कि अरेस्ट आपका 40 चैप्टर नंबर 5 में है और 41 से कहाँ तक जाता है? 60A तक जाता है, राइट। उसके बाद समन और वारंट के मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इसके साथ आपको एक और चीज़ पढ़नी है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो विटनेसेस को बुला के ही इन्वेस्टिगेशन की जाए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जिसकी हेल्प हमें लेनी पड़ सकती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। तो उनकी सर्च करना, उनको प्रोड्यूस करना, तो उससे रिलेटेड चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, विच गोज फ्रॉम 91 टू 105। गॉट इट? तो ये आपका पूरा हमने देखा ऑफेंस किसे कहते हैं। 2N में, ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ, 2N में ऑफेंस डिफाइंड है, ठीक है। और ऑफेंस के इंफॉर्मेशन, ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द CRPC, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन आपका पूरा जो प्रोसेस है चैप्टर नंबर 12 से जो जा रहा है, FIR 154 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। So I hope you are clear with this. Now in the coming lecture we will proceed to the further section of CRPC. Bye bye, take care, have a nice day.